ओके सर, नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS5 ग्रुप टू का AS5 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट तो नहीं, बट हाँ मतलब हर अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। वो या तो AS4 को पूछते हैं, AS5 को पूछते हैं। अल्टरनेटिव अटेम्प्ट मतलब AS4 और 5 उनका पूछना ही रहता है थ्योरी में या ऑप्शनल में। अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में लास्ट अटेम्प्ट में आई थिंक दे हैव आस्क्ड AS5 पूछा हुआ है लास्ट अटेम्प्ट में, तो आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम है, बट फिर भी वो कभी कभी पैरेलल भी पूछ लेते हैं। तो लास्ट अटेम्प्ट में दे हैव आस्क्ड AS5, लास्ट अटेम्प्ट में पूछा था। इस बार AS4 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बट आपका तो नवंबर है ना, तो आपके लिए AS5 इंपॉर्टेंट हो गया। पर वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। एएस का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। पूरी हम आज 10:30 बजे तक क्लास लेंगे और लगभग कोशिश करेंगे कि थ्योरी इस स्टैंडर्ड की पूरी खत्म हो जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कहते हैं AS5। पहले तो इसका नाम याद रखना, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। मतलब पहला पार्ट हमको इस स्टैंडर्ड में पढ़ना है कि नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड कैसे निकलता है। क्या आपको नहीं पता कि P&L अकाउंट होता है, उसमें सारे इनडायरेक्ट खर्चे जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट खर्चे जाते हैं, फिर जाके नेट प्रॉफिट आता है, पता है। तो थ्योरी पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया। इतना ही बताते हैं कि नेट प्रॉफिट फॉर लॉस फॉर द पीरियड कैसे निकलेगा। इनकम अक्रू बेसिस पर, एक्सपेंसेस इंकर बेस पर रिकॉर्ड होंगे, अक्रूवल बेसिस फॉलो होगा। इजी इजी सी टर्म्स है ना। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, फिर कहते हैं प्रायर पीरियड। प्रायर पीरियड, प्रायर पीरियड क्या है, अभी इसके डेफिनेशन पर आऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। प्रायर पीरियड, फिर कहते हैं एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग। अच्छा, नाम में चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स, हाँ, एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। छोटा सा नाम है, छोटा सा काम है। ठीक है, CMA के अंदर थियरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, CA के अंदर दे हैव द एप्लीकेबिलिटी क्वेश्चंस। ओके, देखो, अगर मैं एक बात करूं आपसे, हाँ, कि नॉर्मल रूल क्या है, व्हाट इज अ नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिस दैट वी फॉलो। तो नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिस हम लोग जो फॉलो करते हैं, हम जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस एक पीरियड में रिकॉग्नाइज करते हैं, वो सारे के सारे P&L अकाउंट में जाते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, इट ऑल क्लोजेस टू P&L अकाउंट, है ना। साथ के साथ हमको इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इफेक्ट देना है। अगर कोई आपने पॉलिसी में चेंज किया, अकाउंटिंग पॉलिसी में, या आपने कोई अकाउंटिंग पहले कभी कोई गलत कर दी और आप उसे अब इस बार ठीक कर रहे हो, दैट इज प्रायर पीरियड। दैट इज प्रायर पीरियड मतलब पहले, मतलब इस साल आपके डेटर की सेल 50,000 कम रिकॉर्ड की, तो अगले साल बढ़ा के रिकॉर्ड करोगे, तो वो अगले साल के लिए इस साल की डेटर जो आपने सेल कम रिकॉर्ड की वो क्या बन जाएगा, प्रायर पीरियड। क्या बन जाएगा, प्रायर पीरियड। मतलब वो गलतियां, वो ओमिशंस जो एक अकाउंटिंग ईयर में रह गए पर वो दूसरे अकाउंटिंग ईयर में हम रिवर्स करते हैं, उसे कहते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स। क्या कहते हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स। तो नॉर्मल रूल क्या होता है कि जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपके इनकम और एक्सपेंसेस हैं जो कि आप बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हो, जो कि आप बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हो, दे ऑल शुड बी इंक्लूडेड, दे ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन फाइंडिंग आउट नेट प्रॉफिट। जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस आपने इस साल रिकॉग्नाइज करे, दे ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन फाइंडिंग आउट द नेट प्रॉफिट और लॉस। साथ के साथ इसमें आपको इंक्लूड करना है, साथ के साथ इसमें आपको इंक्लूड करना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। व्हाट आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी थ्योरी में कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब क्या होता है। बट जरा सोच के बताओ ना, क्या अपन रोज के रोज फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं? क्या अपन रोज के रोज अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे बेच डालते हैं? क्या हम इन्वेस्टमेंट कभी बेचने के लिए खरीदते हैं? नहीं। तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है, जो सेल होती है, वो क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या होता है बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये स्टैंडर्ड कहता है कि वैसे तो सारे इनकम और एक्सपेंसेस आपको रिकॉग्नाइज P&L में करने हैं, साथ के साथ आपको इफेक्ट देना है किन किन का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का,
एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का। मैं आपको वापस से क्लियर कर दूं, जो मैंने आपको मॉड्यूल दिया है एएस का वो बहुत बड़ा मॉड्यूल है, कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल है। पूरा मॉड्यूल मई वालों को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, नवंबर वालों को पूरी पूरी थ्योरी भी नहीं पढ़नी है। अगर आप उसको थ्योरी को हटाओगे ना तो लगभग 1/3 मॉड्यूल कम हो जाएगा। आप यहाँ से रीड करो पूरा स्टैंडर्ड को, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप वहां से करो। ऐसे तो फिर ऑडिट में सारी थ्योरी पढ़ने जाओगे तो 1500 पेज का मॉड्यूल है सारा, 3 मॉड्यूल है, हम नहीं पढ़ रहे ना। यहाँ पर भी नहीं पढ़ना है आपको, थ्योरी सिर्फ मैंने आपको रेफरेंस के लिए दी, कभी उसमें बेयर टेक्स्ट भी है बहुत सारा, वो पढ़ना है तो वहां से पढ़ लो, नहीं तो आप स्टैंडर्ड को कंप्लीट करो मेरे नोट से जो अपन लिख रहे हैं, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप सारी वहां से कर डालो। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रेटजी से 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फिर वो पूरे होंगे। तो आएंगे कितने, 40-50 मार्क्स ही आते हैं 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी दिखानी पड़ेगी। हाँ, जब मेरा फर्स्ट बैच थे, जब आज से मतलब 5-6 टाइम पहले, तो फिर मैं उस मॉड्यूल को ही बेयर पढ़ाता था, उसमें टाइम भी बहुत लगता था। बट अब क्योंकि ओवर द पीरियड इतने सारा सारा जो अटेम्प्ट है उसका नोट्स मेरे एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपको यही थ्योरी पढ़नी है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप उस मॉड्यूल से करो। समझ आ रहा है? ठीक है, चलो। नॉर्मल रूल समझ में आया आपको कि आपको प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सारे इनकम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, साथ के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का इफेक्ट भी देना है। पक्का? पक्का। अब इस स्टैंडर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है बोलो? नेट प्रॉफिट और लॉस। देखो, पहला है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, दूसरा क्या है प्रायर पीरियड आइटम्स, और तीसरा क्या है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब हम फर्स्ट पार्ट पर चल रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज? पहली बात तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होती है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे करियर एड्स की ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या है, पढ़ा ना, टीचिंग, है ना। अगर हम बात करें कि कभी कभी हम पिकनिक ले गए थे, आप लोग के बैच को भी ले गए थे फाउंडेशन में, वो क्या है? नॉट ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ठीक है, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एंड जनरेटिंग एक्टिविटी। ये वो थियरी है जो आपको स्टैंडर्ड में यूज है और आपको याद करनी ही है। ऑर्डिनरी के साथ प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एंड रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग वर्ड आना ही चाहिए। एंड इंसिडेंटल आइटम्स, एंड इंसिडेंटल, जैसे पढ़ाने के साथ साथ करियर एड्स में रोमिल सर और क्या करते हैं, करियर काउंसलिंग, स्टूडेंट मेंटरिंग, दीज ऑल आर इंसिडेंटल एक्टिविटीज। दीज ऑल आर इंसिडेंटल एक्टिविटीज। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम क्या है? अकाउंट्स ऑडिट, पर आप साथ में टैक्स एडवाइस भी देते हो, आप साथ में क्लाइंट का जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, लोन दिलवा देते हो, वो सारा क्या है? इंसिडेंटल एक्टिविटीज। तो वो सारा भी ऑर्डिनरी ही होगा, वो सारा भी ऑर्डिनरी ही होगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? अच्छा, फिर आती है एक AS5 की रिक्वायरमेंट जो कि कहता है कि नेचर और अमाउंट ऑफ हर वो सारा आइटम का अमाउंट और नेचर आपको बताना है, और सेपरेटली बताना है, जो कि आपके साइज, नेचर और इंसिडेंस के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जैसे जियो, जियो का प्रॉफिट अलग दिखेगा, जियो का प्रॉफिट अलग दिखेगा क्योंकि उसके नेचर, साइज और डिस्क्लोजर्स के हिसाब से इट इज अ, पहली बात तो सेगमेंट भी लगेगा। सेगमेंट रिपोर्टिंग आप लोग का बाकी है, ये 17, राइट, ये 17 बाकी ना सब, सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो AS5 की रिक्वायरमेंट ये भी है कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन बहुत सिग्निफिकेंट है तो उसका प्रॉफिट आप अलग दिखा दो, उसका प्रॉफिट आप अलग दिखा दो। ठीक है, तो इस रिक्वायरमेंट को भी लिख लो, द नेचर एंड अमाउंट, द नेचर एंड अमाउंट of items, the nature and amount of items to be disclosed separately
to be disclosed separately if size, nature, or incidence or their incidence मतलब occurrence is relevant, is मतलब जरूरी है कि हम इसको अलग दिखाएं, is relevant to explain the entity's performance, to explain entity's performance मतलब आपको उन सारे नेचर और आइटम्स को अलग से दिखाना है जो आपके लिए रेलेवेंट है या आपकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि करियर हाइट्स में जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं उसमें मेरी सैलरी तो छोड़ दो, वो कोई मटेरियल आइटम नहीं है, ठीक है, बट मोहित सर की सैलरी, रिमी मैम की सैलरी बहुत बड़ा अमाउंट लेके जाते हैं, तो इनके आइटम को, इनकी सैलरी ब्रेकअप हम दिखाएंगे कि दिस पर्सन दिस मच सैलरी, दिस पर्सन दिस मच सैलरी, मेरा तो मिसलेनियस एक्सपेंस है ना। चलो, सो इसे कहते हैं कि वो आइटम और एक्सपेंसेस अलग से दिखेंगे जिससे आपकी परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस होती है। यस और नो? पक्का? डन। दिस इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। साथ के साथ अब वो कहते हैं, आपने भी नहीं पूछा कि सर ऐसे और कुछ एग्जांपल्स तो बताओ जो अलग से दिखे, तो आपने ना एस 2 में आप मेरे साथ में पढ़ोगे, इन्वेंट्री इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, तो अलग से दिखेगा, अलग से दिखेगा। अगर आप इन्वेंट्री को, ये सब क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, अगर इन्वेंट्री को हमने राइट डाउन किया, इन्वेंट्री को हमने क्या किया, राइट डाउन किया टू एनआरवी, इन्वेंट्री को हमने राइट डाउन किया टू एनआरवी, दिखाओ। सर फिक्स एसेट्स बेच डाली, अलग से दिखाओ। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अलग से दिखाओ। सर मैंने आपको अभी अभी बोला कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को क्या एक साथ बेचोगे? नहीं बेचोगे, तो उसी तरीके से डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अलग से दिखाओ। डिस्पोजल ऑफ, नहीं नहीं दिखेगा P&L में ही, बट इसका डिस्क्लोजर्स देंगे AS5 के हिसाब से। डिस्क्लोजर में वी हैव टू गिव इन नोट्स, दिस मच एसेट हैज बीन डिस्पोज, कॉस्ट हैज बीन रिटर्न, इन्वेंटरीज कॉस्ट हैज बीन रिटर्न डाउन टू एनआरवी, है ना। दीज आर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, है ना। AS1 तो ओवरऑल पॉलिसीज को डिस्क्लोज करने की बात, ये AS5 की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। आप देखो ना, मैंने यहाँ पर वर्ड पे ही लिखा था डिस्क्लोज्ड, है ना, डिस्क्लोज करना है। डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ओके ओके। सर कोई लॉ में चेंजेस हो गए तो वो भी अलग से दिखेंगे। लेजिस्लेटिव, ये मैं सब आपको एग्जांपल्स इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इस पे एक एक पार्ट पे वो एक एक ट्रांजेक्शन देंगे, बोलेंगे जब बताओ क्या करना है, बताओ क्या करना है, ठीक है। तो आप सिर्फ लिख देना डिस्क्लोजर देना, डिस्क्लोजर देना, डिस्क्लोजर देना, ठीक है। क्या कोई आपका कोई क्लेम सेटलमेंट हो गया, लिटिगेशन सेटलमेंट, लिटिगेशन आपका कोई सेटल हो गया, ठीक है। बोले यहाँ तक कोई डाउट? अरे यहाँ तक कोई डाउट का? चलो, नेट प्रॉफिट और लॉस, ये जो फर्स्ट पार्ट चल रहा है ये था ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अब अपन किसकी बात करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। बोलो किसकी बात करेंगे अभी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ओके। सर व्हाट आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज? सर वो एक्टिविटीज जो ऑर्डिनरी नहीं होती। क्या ऐसा लिखने पर नंबर मिलते? नहीं। ऐसी एक्टिविटीज अदर देन ऑर्डिनरी। फिर स्टूडेंट लिखता है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग, मींस एनी एक्टिविटी अदर देन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, और फिर भी इंस्टीट्यूट 0 ही देता है। सही लिखा है बच्चे ने, ऐसा बीकॉम में कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बीकॉम में।
बट यहाँ पर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को कैसे डिफाइन करोगे? द एक्टिविटीज विच आर इररेगुलर और इनफ्रीक्वेंट इन नेचर। अभी मैं लिखा रहा हूँ, पहले सुनो। एक्टिविटीज विच आर इररेगुलर और इनफ्रीक्वेंट इन नेचर एंड ऑन रेयर ओकेजन्स इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस गिव राइज टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो लिखे एक्टिविटीज दैट आर, पहले तो हम बीकॉम ही लिखेंगे थोड़ा सा। एक्टिविटी दैट आर नॉट ऑर्डिनरी, कॉमा रेयर एंड इनफ्रीक्वेंट, रेयर एंड इनफ्रीक्वेंट, रेयर एंड इनफ्रीक्वेंट एंड इररेगुलर इन नेचर, एंड इररेगुलर इन, जो कि बाय नेचर क्या है? इररेगुलर है। जो कि बाय नेचर क्या है? इररेगुलर है। एंड अकर वेरी इनफ्रीक्वेंटली, अच्छा इनफ्रीक्वेंटली एंड अकर वेरी रेयरली लिख दो, वो भी लिख रखा है पहले, छोड़ो बहुत है। ठीक है, नहीं, एंड अकर वेरी रिमोटली लिख लो, रिमोटली, रिमोटली लिख लो। खैर हम तो पर्यायवाची शब्द के ज्ञाता ही है। नहीं, चलो सर, क्या होती है रिक्वायरमेंट? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ AS5? तो AS5 रिक्वायर करता है, रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज बोलता है कि आपको जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं, राइट, जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं, इट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड इन P&L अकाउंट एज पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, आप लोगों ने अगर बैलेंस शीट या P&L कंपनी का बनाया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज पढ़ लिया है? बाकी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पढ़ लिया है कि बाकी है? बाकी है। उसमें जब आप P&L बनाओगे ना, तो आप देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, रेवेन्यू फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो AS5 की रिक्वायरमेंट क्या है? AS5 की रिक्वायरमेंट है कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का रेवेन्यू एक्सपेंस है, P&L में दिखा दो, ज्यादा झमेला नहीं है। कहाँ दिखा दो? P&L में ही है, तो प्रॉफिट ही ना। अरे यार, फिक्स एसेट बेची प्रॉफिट हुआ, फिक्स एसेट बेची लॉस हुआ, तो प्रॉफिट और लॉस P&L में जाएगा ना, यस और नो? तो क्या रिक्वायरमेंट है? इट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, डिस्क्लोज्ड इन, कौन सी? ये ऑर्डिनरी नहीं है, बट ये जो एक्टिविटीज हैं, दे आर, इनका प्रॉफिट और लॉस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। किनका? इन्वेंट्री, रिटर्न डाउन टू NRV, ये सब, ये तो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं। दीज आर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट नहीं, इसका होने वाला जो प्रॉफिट और लॉस है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी देख, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, आप ऑर्डिनरी दिखाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाओ, जाना सारा P&L में ही है, जाना सारा P&L में ही है। ये है एक्टिविटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, बट AS5 इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करता। वो बोलता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, P&L में दिखाओ, ऑर्डिनरी है, P&L में दिखाओ, बट दोनों को अलग अलग दिखा दो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी को अलग दिखा दो, ऑर्डिनरी को अलग दिखा दो। ठीक है, डिस्क्लोजर सिर्फ इन्हीं का करना है, सिर्फ इन्हीं का करना है AS5 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट जाएंगे सारे, क्लबिंग किधर होगी? P&L में ही होगी। कौन से? ये वाले एग्जांपल डिस्क्लोजर के समय ऑर्डिनरी में जाएंगे और P&L में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाएंगे। रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर की ये सारी ऑर्डिनरी में जाएगी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में ऑर्डिनरी जाएंगे, और P&L में दे विल बी बुक्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, चलो, डिस्क्लोज्ड इन, ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का क्या नेचर है? दीज आर, अभी मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी के भी एक एग्जांपल्स लिखा रहा हूँ, है ना, तो और अच्छे से स्पेसिफिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इट शुड बी डिस्क्लोज इन P&L, disclosed in profit and loss account as part of net profit, as part of net profit। ठीक है,
ओके, एंड आपको इसका इफेक्ट भी दिखाना है, एंड इट्स इफेक्ट, मतलब जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है उसका आपको इफेक्ट भी दिखाना है, एंड इट्स इफेक्ट इन करंट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस, एंड इट्स इफेक्ट इन करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है सर, एग्जांपल दो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी के एग्जांपल्स आ जाते हैं आपके सामने। लॉस बाय अर्थक्वेक और फ्लड, लॉस बाय भूकंप आया, देखिए अभी आपने हालत सीरिया और टर्की, हाँ बहुत खतरनाक हालत है। फ्लड जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में हर दूसरे तीसरे साल हो जाती है ना। देन आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट कर लिया किसी लॉ में, ऐसा डेली नहीं होता। आपने ऐसा महान कुछ कांड किया कि आपकी प्रॉपर्टी पे अटैचमेंट कर दिया गया, ठीक है, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पक्का। दैट इज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटरप्राइज, अटैचमेंट ऑफ एंटरप्राइज प्रॉपर्टी, attachment of enterprise property by tax officials, by tax, by tax officials। ओके, कई बार आपको ना गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, वैसे गवर्नमेंट ग्रांट की सारी रिकॉर्डिंग और कैसे वो ग्रांट मिलती है, क्यों मिलती है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, वो सब अपन AS 12 में कहा देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में। पर कई बार ग्रांट दी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री बन गए मान लो पप्पू राहुल गांधी, बोले नहीं दूंगा, मेरी ग्रांट मुझे वापस दो। तो अगर ग्रांट रिफंडेबल होती है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी है। कहे ग्रांट अगर रिफंड होती है वो भी कौन सी एक्टिविटी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो गवर्नमेंट ग्रांट बिकमिंग रिफंडेबल, अगेन इस सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना, सब पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये एग्जांपल ऐसी मन से नहीं ले रहे हैं, ये सब इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन के आंसर्स है। गवर्नमेंट ग्रांट बिकमिंग रिफंडेबल, गवर्नमेंट ग्रांट बिकमिंग रिफंडेबल, फर्स्ट पार्ट इस एएस का होता है खत्म, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड इज ओवर। डिस्क्लोजर में ऑर्डिनरी है, राइट। नाउ वी हैव प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को खा जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बस इसी डेफिनेशन को याद रखो, इसी आप बात को याद रखो तो आपको प्रायर पीरियड याद रखने में आसानी रहेगी। पुलकित अगर पुराने पाप का प्रायश्चित हो जाए तो आपको पापी नहीं कहा जाएगा, है ना। अगर आप फिर से फतेह सागर चल के अपनी बात को वापस ले, अपने मन के राज को बोले नहीं वो सब मेरा भ्रम था, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी, तो हम सब आपको शरीफ मान लेंगे, नहीं। चलो, तो प्रायर पीरियड आइटम क्या है, सुने, दोज आइटम्स, दोज आइटम्स of incomes or expenses, those items of income or expenses which arise in current period, which arise, ARISE, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना एक आध दो वर्ड की, which arises in current period, जो अराइज तो इस पीरियड में हुए, which arise in one period as a result of error or omission, as a result of error और omission, तो गलती हो गई, नहीं तो कोई चीज रिकॉर्ड होने से रह गई, in preparation of financial statements, in preparation of financial statements of one or more previous periods, of one or more previous periods,
वन और मोर प्रीवियस पीरियड, तो इसे हम कहते हैं प्रायर पीरियड। प्रायर, पिछले वाले पीरियड की गलतियां, पिछले वाले पीरियड की गलतियां या पिछले वाले पीरियड के ओमिशंस जो अराइज इस साल हुए, but as it is a result of error or omission in one or more previous periods. Okay, इस साल के पीरियड में एडजस्ट होके जाएंगे, है पिछले साल के। जैसे आप क्या करते हो, स्टॉक इज फाउंड ओवरकास्ट बाय 25%, मतलब बढ़ी हुई है, तो इस साल कम कर देते हो ना उसे। नहीं, अलग से अकाउंट, इफेक्ट तो पीएनएल में जा रहा है ना सारा, इफेक्ट कहाँ जा रहा है, पीएनएल में जा रहा है ना। सो दे अराइजिंग करंट पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन द प्रायर पीरियड, प्रीवियस पीरियड्स, वन और मोर प्रीवियस पीरियड्स। यस और नो, बोलो यस और नो, पक्का बात समझ में आई सबको। सर रीजंस बताओ, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों प्रायर पीरियड आता है। प्रायर पीरियड आता है आपका मैथमेटिकल मिस्टेक्स की वजह से। पहला, मैथमेटिकल मिस्टेक्स, टोटलिंग गलत कर दी, टोटलिंग सही करी, बैलेंस गलत निकाल दिए, हाँ प्रायर पीरियड है। या फिर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी गलत लगा दी, मिस्टेक्स इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मिस्टेक्स इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। पूरी इंडस्ट्री लगा रही है WDV, हमने लगा दिया एसएलएम, गलत है। ड्यू टू ओवरसीट या मैनेजमेंट ओवरसाइट है, अपन ने ये फ्रॉड में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट अगर ओवरसी कर दे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे तुम्हारे ऊपर, बात तुम देख लो यार, यस और नो। चलो, तो ड्यू टू मैनेजमेंट ओवरसाइट, ऐसा लग रहा है थोड़ी सी ऑडिट मिक्स हो गई है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड के थोड़े से क्वेश्चंस ऑडिट में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये हुआ 5 हुआ, S5 हुआ, S4 हुआ, क्योंकि वहां पर कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एसेस भी है। रिलेटेड पार्टी का जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है, उधर रिलेटेड पार्टी 550 स्टैंडर्ड है, राइट। तो ये मिक्स होके आते हैं कई बार, उधर नहीं तो इधर, उधर नहीं तो ऑडिट में। ठीक है, चलो, तो याद रखने का थोड़ा। देन हाँ, हाँ रेक्टिफाई सेल कर रहे हो तो भी प्रायर पीरियड ही है, प्रायर पीरियड ही है। ठीक है, बिकॉज इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, रिजल्ट तो पिछले साल का ही है ना। अगर उसी साल ठीक करे तो प्रायर पीरियड नहीं है, रेक्टिफाई ऐसा करो प्रायर पीरियड ही है। ठीक है, प्रायर पीरियड ही है वो। बोले यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, बढ़े आगे। हाँ, चलो, ये हो गए इसके रीजंस। सर अब AS5 की रिक्वायरमेंट क्या है, आप हर सबकी रिक्वायरमेंट बता रहे हो। आपने ऊपर हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी की रिक्वायरमेंट बताई, ऑर्डिनरी की रिक्वायरमेंट बताई, बोले डिस्क्लोजर कर देना। तो प्रायर पीरियड की क्या रिक्वायरमेंट है, तो कहते हैं प्रायर पीरियड द नेचर एंड अमाउंट इज टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपको जाना P&L में ही पड़ेगा, बट इसका डिस्क्लोजर सेपरेट जाएगा, राइट। तो आप लिखो द नेचर एंड अमाउंट, प्रायर पीरियड का जो नेचर है, मतलब उससे क्या इफेक्ट हुआ, स्टॉक इफेक्ट हुई या डेप्रिसिएशन, हाँ रिक्वायरमेंट, द नेचर एंड अमाउंट टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली, to be disclosed separately. The nature and amount is to be disclosed separately in P&L account. In P&L account. In P&L account. And its impact on current period. And its impact on current period. And its impact on current period. Okay. This is the requirement of AS5. सर नहीं आ रहा समझ में, एग्जाम्पल बताओ। चलो एग्जाम्पल बताते हैं। सर रेवेन्यू एक्सपेंस था, क्या मान लिया, कैपिटल, या कैपिटल एक्सपेंस था, क्या मान लिया, रेवेन्यू। फिर एक तो अभी मैंने आपको बताया, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ स्टॉक, हाँ, इसलिए वो एडजस्टमेंट आते हैं ना आपके, स्टॉक इज फाउंड ओवरकास्ट बाय 10%, अंडरकास्ट बाय 5%, सारा प्रायर पीरियड है, सारा क्या है, प्रायर
period. Yes or no? Is it correct, everybody? 100%? 100%? Yes, sir. So the second part of this wonderful standard is also over. Now we have, what do we have next? Changes in accounting, estimates और policies. ठीक है? तो थर्ड पार्ट अब हम ले रहे हैं चेंजेस इन, पहले ले रहे हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फिर पॉलिसीज भी लेंगे. ठीक है? पहली बात बताओ मुझे, व्हाट इज अकाउंटिंग एस्टिमेट? अलग अलग प्रोविजंस बनाना. क्यों? बिकॉज हमारे पास में प्रिसाइज मीन्स ऑफ कैलकुलेशन नहीं है. ये डेफिनेशन मैंने आपको ऑडिट की पढ़ाई. किसकी पढ़ाई? ऑडिट की. और ऑडिट का हमारे पास में फेयर वैल्यू, आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का भी एक स्टैंडर्ड है, 530 ऑडिट सैम्पलिंग 540. ठीक है? दैट इज ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स. ठीक है? ऐसे 540. सही बोला? नहीं बोला? याद नहीं है? हाँ काव्य, यही था ना? चलो, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये तेरा बाकी है वैसे. ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, है ना? तो वहां पर डिफाइन किया है कि एस्टिमेट क्या होता है. एस्टिमेट क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ एन अमाउंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मीन्स ऑफ कैलकुलेशन. जब आप किसी भी अमाउंट को अप्रोप्रिएट करते हो, जब आपके पास में कैलकुलेशन का सही माध्यम ना हो, या हो ही ना, या तो सही माध्यम ना हो कैलकुलेट करने का, या माध्यम ही नहीं कैलकुलेट करने का, तो हम एस्टिमेट करते हैं. माध्यम मतलब मीन्स, मीन्स. ठीक है? माध्यम मतलब मीन्स नहीं है कैलकुलेशन के. अरे चला लो कोई बात नहीं, चलाना है चला लो कोई बात नहीं. चलो, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट? अभिषेक को नहीं पता कि ऐश्वर्या का मेकअप कितने का होगा, तो हर महीने 50 लाख रुपए, नहीं 5 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए अप्रोप्रिएट करता है. ठीक है? क्या अभिषेक, वाइफ ही छोड़ दे इससे बढ़िया. अभी तो आप जवान हो, दूसरे ढूंढ सकते हो. नहीं? चलो, ओके. बेचारा चाय नहीं पीता 5 5 दिन तक, बोले मैं अप्रोप्रिएशन कर रहा हूँ. नहीं, वही पुलकित को देखो, लोगों पे इतना लुटा देते हैं. है? चलो, मीनिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट means appropriation of an amount, accounting estimate means appropriation of an amount of income or expense, in the absence of means of measurement, the absence of means of measurement. ओके? अच्छा, मैनेजमेंट भी इन एस्टिमेट्स को यूज करता है, यस और नो? तो अगली लाइन में लिखेंगे यूज ऑफ, ये बुलेट्स में चल रहे हैं सब, यूज ऑफ रीजनेबल एस्टिमेट्स, 11th वाले ऊपर इतना चिल्ला रहे हैं, अभी देखना पेपर देख के रोएंगे. हाँ मेरा ही पेपर है, तो भी रोएंगे अभी देखना. हाँ, use of reasonable estimates is an essential part of, अभी प्री बोर्ड का पेपर बनाया था, खाली 3 लोग 70 ऊपर जा पाए, बाकी सब 40 के नीचे. पर मेरे को पता है बोर्ड में सब 70 ऊपर है. हाँ हाँ हाँ,
estimate is essential part of preparation of financial statement, preparation of financial statements. ठीक है सर, एग्जांपल दो एस्टिमेट्स का। एक तो आपने बोल दिया अभी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, है ना। ये स्टैंडर्ड बहुत ही इजी लग रहा होगा आपको, है ना। अभी क्वेश्चन देखना, द आईसीआई को देखेंगे अभी। प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स एस्टिमेट है। और कुछ बताओ ना। इनटेंजिबल्स की लाइफ, टेंजिबल्स की लाइफ अपन एस्टिमेट करते हैं ना। हाँ, तो यूजफुल लाइफ और डेप्रिशिएबल एसेट। हाँ, क्या? ओ सॉरी, ये पुलकित की शक्ल दिख गई ना मुझे। चल, यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। अभिषेक तू लिख लेना, प्रोविजन फॉर रेनोवेशन ऑफ वाइफ, ओ सॉरी, मतलब मेंटेनेंस। ठीक है, सॉरी। एस्टिमेट्स ऑफ इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस। इन्वेंट्री ऑब्सोलेट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी अपन एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट ऑफ इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस स्पेलिंग ठीक है, ऑब्सोलेसेंस ठीक है। ओके, पहली बात, इसके स्पेशल पॉइंट्स याद रखना। पहली बात तो अकाउंटिंग एस्टिमेट प्रायर पीरियड नहीं होता। ये कोई गलती थोड़ी है, तुमने लाइफ को 5 साल से 7 साल कर दी तो कोई गलती की क्या? नहीं, तो इट इज नॉट अ प्रायर पीरियड। इसके स्पेशल पॉइंट्स है बहुत सारे। इट इज नॉट अ प्रायर पीरियड, ये प्रायर पीरियड नहीं है। ओके, उसके अलावा आप किसी भी रिवीजन, आप किसी भी एस्टिमेट को अगर रिवाइज करते हो, कोई आया क्या? पेपर मांग रहे होंगे। ओके, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम नंबर 1। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ जब भी एंटरप्राइज एस्टिमेट में रिवीजन करती है, it does not bring any adjustment within the definitions of extraordinary items and prior period item। मतलब कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा और ना ही प्रायर पीरियड होगा। दिस इज क्वाइट क्लियर, ये स्टैंडर्ड के बेयर टेक्स्ट में भी लिखा है कि एक अकाउंटिंग एस्टिमेट का रिवीजन ना तो प्रायर पीरियड होगा ना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही एक और वर्ड लिख लो, इट इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऑल्सो, आइटम ऑल्सो। पीएनएल में जाएगा बट इट इज कि प्रायर पीरियड में उसकी ग्रुपिंग नहीं होगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में भी नहीं होगी, ऑर्डिनरी में जाएगा। ठीक है, थर्ड थिंग, अगर कोई चेंज होता है, अगर कोई चेंज होता है आपके अकाउंटिंग एस्टीमेट के अंदर, अगर कोई चेंज होता है अकाउंटिंग एस्टीमेट के अंदर, तो इट शुड बी क्लासिफाइड यूजिंग द सेम क्लासिफिकेशन। जो आप कह रहे हो ना कि प्रोविजन को हमने रिवाइज किया, तो इट शुड बी एडजस्टेड विद द सेम क्लासिफिकेशन एज अडॉप्टेड इन पीएनएल। ठीक है, मतलब कि हम क्या करते हैं, जब प्रोविजन रिवर्स होता है तो हम पीएनएल में जाते हैं, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट उसी में प्लस माइनस हो जाता है, तो विद इन यूजिंग द सेम क्लासिफिकेशन इट हैज टू बी एडजस्टेड। ठीक है, तो लिखे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी क्लासिफाइड, शुड बी, शुड बी क्लासिफाइड
स्पेशल आइटम। एक मिनट, क्या करा? डेप्रिसिएशन चेंज करते ही विद्या? ऐसा कैसे होगा? मतलब नहीं नहीं नहीं, उसी दिन नहीं होता है, उसी साल विद्या वो कर सकते हो। तो पहले इट हैज टू बी अकाउंटेड एज पर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड देन यू विल अप्लाई AS5। उसकी अकाउंटिंग में बता रहा हूँ ना, उस जो आपने डेप्रिसिएबल लाइफ चेंज की, जो डेप्रिसिएबल लाइफ चेंज की उसकी अकाउंटिंग इज सजेस्टेड बाय AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो वो जब पढ़ेंगे फिर इस क्वेश्चन को अपन वापस लेंगे। ठीक है, वैसे नहीं तो लिख के रख। ठीक है, AS10 कहता है पहले द इफेक्ट हैज टू बी गिवन टू कैरिंग अमाउंट। जो आपने डेप्रिसिएबल, मेरी बात सुनना, देख तेरा क्वेश्चन था कि डेप्रिसिएबल लाइफ भी चेंज हो गई और एसेट बेच भी दी, तो पहले एडजस्टमेंट शुड बी डन टू कैरिंग अमाउंट। हाउ कैरिंग अमाउंट इज डिटरमाइंड? AS10। पहले कैरिंग अमाउंट आ गया, मान ले सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में कैरिंग अमाउंट आया 4.5 लाख रुपए, 5 लाख में बेच दी, तो 50,000 का प्रॉफिट दिखा दो AS5 में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नहीं नहीं, क्लासिफिकेशन वही रहेगा ना, क्लासिफिकेशन शुड बी विद इन द फिक्स्ड एसेट अकाउंट ओनली। ये क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, देखो द चेंज अफेक्टेड इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट शुड बी क्लासिफाइड एज विद सेम हेड, हेड सेम रहेगा, फिक्स्ड एसेट्स में ही होगा। हाँ, तो वो क्लैरिफिकेशन है AS5 का। ठीक है, प्रायर पीरियड को आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अकाउंटिंग एस्टीमेट को प्रायर पीरियड और चेंजेस इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं मानोगे, बस इतना कहना चाह रहे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं मानोगे मतलब इसका जो हेड है वो सेम रहने वाला है क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए। अपन इसका एक क्वेश्चन लेंगे ना, फिर आएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? लिखो। हाँ, तो लिखें इट शुड बी यूज्ड यूजिंग द सेम क्लासिफिकेशन, शुड बी क्लासिफाइड विथ सेम classification. It should be classified using the same classification in P&L account. In P&L, in P&L, as was used previously. As was used previously. As was used previously. Okay. दूसरी बात, इसका जो भी इफेक्ट होगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का जो भी इफेक्ट होगा, इट हैज टू आल्सो बी closed, has also to be disclosed, or if quantification not available, if quantification not available, आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो कितना क्या चेंज है, then fact has to be disclosed, fact has to be disclosed. Okay, लास्ट पार्ट इस स्टैंडर्ड का आता है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज? वैसे हम AS1 में देखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। जैसे आप कॉस्ट ऑफ एनर्जी व्हिचएवर इज लोअर इज अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट? आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज वैसे तो परमिटेड नहीं है AS के अंदर, बट अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज, ये मैं आपको एक बार थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर लिखवाऊंगा कल, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो चुका, ऊपर मेरे को एग्जाम भी स्टार्ट करवाना है ना।
तो याद रखना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वैसे परमिटेड आउटराइट नहीं होता है, बट ये चेंज परमिटेड तभी होता है नंबर 1 जब कोई लॉ बोले, जब कोई लॉ बोले। नंबर 2, आप दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने के लिए अगर पॉलिसी चेंज कर दो तो अलाउड है। किसी स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट को फॉलो करने के लिए आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर आपके यूजर्स को लगता है कि अगर हमने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं करा तो हमारा प्रेजेंटेशन फेयर नहीं होगा, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से हमारा प्रेजेंटेशन और फेयर हो जाएगा, तब आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकते हो, तब आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकते हो। दिस इज AS1, दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। नाउ व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट? आपको ने पॉलिसी चेंज की बताओ, पॉसिबल इफेक्ट क्या है वो बताओ, और डिस्क्लोजर्स दे दो। अकाउंटिंग पॉलिसीज के एग्जांपल्स क्या होते हैं? WDV मेथड से SLM पे जाना, SLM से WDV पे आना। अब एक बात हमेशा याद रखना, जो पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में हिडन है वो ये है कि अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज होता है प्रोस्पेक्टिव। कैसा होता है? प्रोस्पेक्टिव मतलब आने वाले सालों में इफेक्ट आएगा, और अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज होता है रेट्रोस्पेक्टिव। कैसा होता है? रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जिस साल एसेट खरीदी उस साल से SLM मेथड से अगर तुम WDV पे शिफ्ट हुए ना, तो उस साल से उसका WDV कैलकुलेशन करो, फिर जो डिफरेंस आ रहा है इट शुड बी आइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड टू P&L। अगर ज्यादा आ रहा है डेबिट, शॉर्ट आ रहा है क्रेडिट। ये चेंज नहीं हुआ, नहीं वो इंड एस में चेंज हुआ है, यहाँ चेंज नहीं हुआ है। दिस इज ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? इसकी थ्योरी हम लिखेंगे कल। 10 मिनट का होल्ड जल्दी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा कंटेंट हो चुका है और रोमिल सर अभी 10:30 आएंगे। ठीक है, थैंक यू।